सभी को जोहार। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का ए फासिज्म। फासिज्म यानी फांसीवाद। फासिज्म को हम 6 पॉइंट द्वारा समझेंगे। पहले में हम फासिज्म का इतिहास जानेंगे। दूसरे में फासिज्म की परिभाषा क्या है। तीसरे में फांसीवादी की क्या सिद्धांत है। चौथे में हम इसका उद्देश्य क्या है और फांसीवाद की क्या भूमिका रही, इसको जानेंगे हम 5वें पॉइंट में। और छठे में जानेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। फासिज्म शब्द का अर्थ। फासिज्म जो शब्द है यह आया है फासिस्मो से। यह एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बंडल ऑफ अ स्टिक, यानी कि लकड़ियों का गुच्छा। ये जो राइट साइड में पिक्चर है ये नेशनल फासिस्ट पार्टी का फ्लैग है। इसमें एक लकड़ी के साथ लकड़ियों का गुच्छा का सिंबल है। और फासिस्मो शब्द आया है फ्रेंच शब्द फांसी से। फांसी का मीनिंग होता है ग्रुप और सिंडिकेट्स, मतलब कि ग्रुप हो गया समूह। अब इसे एग्जाम्पल से देखें तो 1915 में पहली बार मुसोलिनी ने फांसी की स्थापना यानी कि एक ग्रुप की स्थापना की थी। फासिज्म के जन्मदाता बेनितो मुसोलिनी है। मुसोलिनी का ये जो सिद्धांत है या कंसेप्ट है, उनके जो विचार हैं वह किसी खास वो अपने से नहीं दिया है, उन्होंने विभिन्न सोर्सों से उठाया है। और इसके पीछे जैसे कि वॉल्फ्रेडो का जो कंसेप्ट है, जॉर्ज सोरेल का सिंडिकलिज्म, इसका जो कुछ थॉट्स है उसे उठाया है। प्लेटो का द रिपब्लिक, इस बुक को वह अक्सर उठाया करता है, मतलब अक्सर पढ़ा करता था और इसके विचारों को उसने फासिज्म में शामिल किया है। नीत्शे, और नीत्शे के विचारों को भी उठाया है। इसके अलावा एक भूमि विस्तार का जो विचार था स्पाजियो विटाले, ये भी उसने फासिज्म में शामिल किया है। फासिज्म की परिभाषा, अगर ये जो हिस्टोरियन है, अमेरिकन हिस्टोरियन स्टैनली जी पेने, इनका जन्म सितंबर 9, 1934 को हुआ था। तो इनका जो फासिज्म पर विचार है, उदारवादी विरोधी, साम्यवादी विरोधी और रूढ़िवादी विचार। फासिज्म का लक्ष्य क्या है? आर्थिक संरचना को विनियमित करने और एक आधुनिक संबंधों को बदलने और एक साम्राज्य में राष्ट्रों के विस्तार के लिए एक राष्ट्रवादी तानाशाही का निर्माण, यानी कि ये शक्ति को एक केंद्रीकृत एक व्यक्ति या एक किसी पद को सौंपने की बात करता है। फांसीवादी शैली, रोमांटिक सिंबोलिज्म दृष्टिकोण, मास मोबिलाइजेशन, हिंसा का सकारात्मक दृष्टिकोण और पुरुषत्व मतलब किसी व्यक्ति और युवाओं को, जैसे स्त्री पुरुष हुआ तो सिर्फ पुरुषों को ही ये अधिकार या फिर शक्ति देने की बात करता है। और जो सो क्रिस्मैटिक ऑथोरिटेरियन लीडरशिप को बढ़ावा देने का एक राजनीतिक सौंदर्य शास्त्र है फासिज्म। ऐसा जो विचार है वो स्टैनली जी पेने का है। इनकी जो कुछ लिखी हुई बुक है वो फासिज्म, अ हिस्ट्री ऑफ फासिज्म 1914 to 1945, ये इनकी लिखी किताबें हैं। दूसरा विचार है जेसन स्टैनली का। यह एक अमेरिकन फिलोसोफर है, पॉलिटिकल फिलोसोफर। इनका कहना है कि फांसीवाद को उस नेता के रूप में परिभाषित किया गया है जो कथित कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, माइनॉरिटीज और इमिग्रेंट्स द्वारा लाए गए अपमान के चेहरे पर राष्ट्रीय बहाली का वादा करता है, जो चरित्र और एक राष्ट्र के इतिहास के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और यह कि नेता का प्रस्ताव है कि केवल वही इसे हल कर सकता है और उसके सभी राजनीतिक विरोधी देशद्रोही हैं। कहने का अर्थ है कि फासिज्म में नेता क्या कहता है, शक्ति के केंद्रीकरण की बात करता है और उसका कहना होता है, जो नेता होता है या प्रधानमंत्री होता है, उनका कहना है कि सिर्फ वही इसे हल कर सकता है और कोई नहीं, और उसके जितने भी विरोधी हैं वो सब देशद्रोही है। ऐसा फासिज्म विचार रखने वाले नेता का कहना है। ये जो लिखा है जेसन स्टैनली ने अपने बुक हाउ फासिज्म वर्क्स, इसमें लिखा है। तीसरा है रॉगर ग्रिफन, जो कि एक ब्रिटिश प्रोफेसर है। वो अपने विचार को 3 मुख्य पॉइंट में लिखते हैं कि पहला जो है द रिबर्थ मिथ, दूसरा है पॉपुलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिज्म, तीसरा है द मिथ ऑफ डिसिडेंस।
ग्रिफिन का विचार है कि फांसीवाद वास्तविक रूप से क्रांतिकारी उदार विरोधी का वर्ग है और उसका रूप है, और अंतिम विश्लेषण में रूढ़िवादी राष्ट्रवाद से तांत्रिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव को एक जटिल श्रृंखला पर निर्मित है। वह एक अंतर्युद्ध काल को अलग करता है जिसमें वर्ग के नेतृत्व वाली लेकिन लोकानुभावन सशस्त्र पार्टी राजनीति में प्रकट हुआ और राष्ट्र को पतन से बचाने के लिए कट्टरपंथी राजनीति का वादा करता है। रॉबर्ट ओवेन पैक्सटन, इनका विचार है कि फांसीवाद राजनीतिक व्यवहार का एक रूप है जो समुदायवाद के पतन, अपमान या शिकार होने और एकता, ऊर्जा और पवित्रता के प्रति पूर्ण संप्रदायों के साथ जुनूनी पूर्वाग्रह से चिन्हित है, जिसमें प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी उग्रवादियों की एक जन आधारित पार्टी पारंपरिक अभिजात के साथ असहज लेकिन प्रभावी सहयोग से काम करना, लोकतांत्रिक को त्यागना और मुक्तदायी हिंसा के साथ नैतिक या कानूनी प्रतिबंधों के बिना आंतरिक सफाई और बाहरी विस्तार के लक्ष्य का पीछा करना। रॉगर ऑटवेल, ये एक ऑथर है, इनका कहना है कि फांसीवाद एक विचारधारा है जो एक समय राष्ट्रीय कट्टरपंथी तीसरे तरीके के आधार पर सामाजिक पुनर्जन्म बनाने का प्रयास करता है, यानी कि समाज के नवनिर्माण की कोशिश करता है। फांसीवाद की उत्पत्ति जटिल है, इसमें कई परस्पर विरोधी दृष्टिकोण शामिल है जो अंततः पतन के राष्ट्रीय पुनर्जन्म के एक मिथक पर केंद्रित है। फांसीवादियों ने वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा का सहारा लिया था। फांसीवादी शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1915 में मुसोलिनी ने आंदोलन फासिस्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्शन के सदस्यों द्वारा किया गया था। जातिवाद जर्मन फांसीवाद की एक प्रमुख विशेषता थी, जिसके लिए पहले एक उच्च प्राथमिकता थी। उपनिवेश प्राप्त करने के लिए सामाजिक अभियोजनाओं पर परम राष्ट्रवाद से जुड़ाव, न्यायिक प्रेम, अधिक श्रमिक संगठनों जैसी संस्थाओं का संपूर्ण आधुनिकीकरण तथा सभी कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शक्तियों का तानाशाही के हाथों में संकेंद्रण और लोकतंत्र अधिकारों के प्रति ग्रहण, गहरी जड़ें जमाए हुए शत्रुता आदि फांसीवादी राज्य के कुछ मुख्य तत्व थे। फासिज्म कोई सजातीय आंदोलन नहीं थी। इसके अतिरिक्त यद्यपि राज्य के दमनकारी तंत्र का प्रयोग सभी राजनीतिक विरोधियों को दूर करने के लिए किया जाता था, फांसीवाद जो राज्य तानाशाह शासन प्रणाली की वैधता को कायम रखने के लिए कुछ निहित कदम उठाते थे, बेशक यह वैधता उग्र राष्ट्रवादी और जनवादी प्रजातीय संवेदनाओं पर आधारित रही हो। फांसीवाद नेशनल फासिस्ट पार्टी के लोग फांसीवाद या फासिस्ट इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित फांसियों की कैवंटीमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ था। इसकी प्रेरणा और नाम सिसिली के 19वीं सदी के क्रांतिकारी फांसीवादी से ग्रहण किए गए। मूल रूप से यह आंदोलन समाजवाद, साम्यवाद के विरुद्ध नहीं अपितु उदारवाद के विरुद्ध था। फांसीवाद का सिद्धांत निम्न विचारों या स्थानों से लिया गया है: ऑर्गेनिक नेशनलिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड जॉर्ज सॉरेल थ्योरी, सिंडिकलिज्म, स्पाजियो विटाले। ये स्पाजियो विटाले जो है वो भूमि विस्तार की नीति है, और डार्विन का जो थ्योरी है वो कि मानव उत्पत्ति या इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर जो डार्विन का थ्योरी है वह है। उसके बाद नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, द रिपब्लिक प्लेटो का जो बुक है उससे, जो अक्सर मुसोलिनी पढ़ा करता था, और नेशनल पावर यानी कि राष्ट्रीय शक्ति। उसके बाद डिक्टेटरशिप और लेफ्ट विंग एंड राइट विंग यानी कि वामपंथी और दक्षिणपंथी। इन सभी जो ये 10 पॉइंट्स हैं, इन सभी के विचार फासिज्म में शामिल किए गए हैं।
फांसीवाद अपने सभी रूपों में बहुलवाद, व्यक्तिक स्वायत्तता तथा नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का सम्मान किए जाने पर आधारित लोकतंत्र की धारणा का विरोध करता था। फांसीवाद का जन संगठन राजनीति के सैन्यकरण प्रतिमान पर आधारित था। उन्होंने अपने संगठन में सैन्य प्रतीक और पारस्परिक का प्रयोग किया। जिस प्रकार सैन्य संगठन अधिकार व आदेश के बहुत्व अभाव और हाईकमान के प्रति सामान्य सैनिक समुदाय के पूर्व अधिकरण पर आधारित होता है, उसी प्रकार फासिज्म संगठन और पवित्र प्रतिमूर्ति स्वरूप अपना नेता रखते थे। जैसे कि इटली में ड्यूचे है ना, ड्यूचे मतलब जैसे कि हमारे यहाँ नेता कहा जाता है, उसी तरह इटली में ड्यूचे नेता को कहा जाता है। और जर्मनी में फ्यूरर सभी मामलों में सर्वोच्च होती थी। जैसे कि यहाँ हम नेता कहते हैं तो जर्मनी में उसे फ्यूरर कहा जाता है जर्मन भाषा में। राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए और अपनी तानाशाही के विरोध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पार्टी का एक सहायक सेना का प्रयोग करती थी, यानी एक अलग से सेना होती थी। फासिज्म में पुरुष उचित सिद्धांत, पुरुष प्रधानता और युवाओं के उत्कर्ष पर अत्यधिक जोर दिया जाना भी राजनीति के स्थानीयकरण से संबंधित था। यानी कि फासिज्म में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और महिलाओं को किड्स किचन तक सीमित रखा जाता था। और किड्स किचन और चर्च इन्हीं तीनों तक महिलाओं को सीमित रखा जाता था। फासिज्म एक प्रकार के नियमित वर्ग सहयोगवादी एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक प्रधार का संगठन, एक वर्ग संघर्ष में जन समुदाय के रूप में समष्टिवाद की धारणा, व्यक्तिवाद की बढ़वार और नए सिरे से केंद्रीकृत होती राज्यों के प्रति अनुक्रिया स्वरूप ही उभरी। फांसीवाद विचारधारा राज्य की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के प्रति नगर निगम या पालिकाओं के संपूर्ण आधुनिकीकरण पर जोर देती थी। फांसीवाद एक क्रांतिकारी संस्थानीय परिवर्तन चाहते थे जो लोग को आंगिक राष्ट्रवाद के नाम पर संगठित करते थे, जो कि अन्य सभी प्रकार की मानव पहचानों से ऊपर विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्र की सुसंगत सामूहिकता में एक विश्वास है। फांसीवाद एक सशक्त एवं पुनर्संगठित जन सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में उभरा, जो कि शारीरिक बल, हिंसा और क्रूरता की पूजा को उजागर करते हुए गीतों की एक समग्र सांप्रदायिक उपासना, पुस्तिका और मशाल जुलूस के आधार पर संगठित था। फांसीवाद अवधारणा के प्रति विरोधात्मक पाए जाने वाले किसी भी साहित्य अथवा कला पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रचार और शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के सांस्कृतिक जीवन नियंत्रण शासन प्रणाली के अनुसार कायांतरित हो गए। मतलब ऐसा कोई भी ज्ञान, पुस्तक या फिर विचारधारा जो कि फासिज्म के विरुद्ध था, उसे जैसे बंद कर दिया गया या उस पर बैन लगा दिया गया या फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जातिवाद फांसीवाद की एक प्रमुख विशेषता थी, जिसके लिए प्रलय एक उच्च प्राथमिकता थी। प्रलय अर्थात क्रांति, विरोध, विनाश। फासिज्म के उद्देश्य सैन्यकरण पहला है, लोगों को सैनिक बनाने और सैनिक सामग्री से सचेत किया गया। मतलब जो फासिज्म विचारधारा था वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और उनका क्या था कि अपना जो भूमि विस्तार है उसको विस्तारित करना था। इसके लिए क्या है कि युद्ध करना होगा और युद्ध के लिए सैन्य की आवश्यकता होगी, इसलिए सैन्यकरण किया गया। उसके बाद दूसरा था शक्ति तथा सत्ता का केंद्रीकरण, यानी आधिकारिक शक्तियों जैसे कि कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका और विधायिका, ये जो तीनों शक्तियाँ हैं वह एक जगह संगठित हो, संगठन के उच्च स्तर पर केंद्रित किया गया था फासिज्म में। लोकतंत्र विरोधी, ये लोकतंत्र को अमान्य करते थे और इसका विरोध किया करते थे। जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं है ना। चौथा था राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी
नियम एवं आदर्शों को बनाए रखना। पांचवा है पुरुषत्ववादी, यानी पुरुषों को महत्व दिया जाता था। छठा है समष्टिवाद, सभी पदार्थों के उत्पादन और वितरण का सारा अधिकार समष्टि रूप से राष्ट्र के हाथों में रहना चाहिए, यानी कि जो भी उद्योग है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी और उस पर क्रय विक्रय का सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में रहेगा। सातवां है नस्लवाद जातिवाद, यह विश्वास है कि हर नस्ल के लोगों में कुछ खास खूबियाँ होती है जो उसे दूसरी नस्लों से कमतर या बेहतर बनाती है। फिर आठवां है सर्वसत्तावाद, यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण। शासन अपनी सत्ता की कोई भी सीमा रेखा नहीं मानता और लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित करने की उद्यत रहता है। ऐसा शासन प्रायः एक व्यक्ति या एक वर्ग समूह के नियंत्रण में रहता है, यानी कि जनता के ऊपर पूरा कंट्रोल सरकार का होगा। और क्या खाएगा, क्या करेगा, कैसा जीवन जिएगा, कपड़े कैसे होने चाहिए, इन चीज़ों पर सारा चीज़ों पर नियंत्रण सरकार का होगा। नौवां है कि नारी के प्रति रूढ़िवादी प्रवृत्ति, वही कि किड्स, किचन और चर्च, इन्हीं तीन चीज़ों तक नारी को सीमित रखा गया। 10वां है राष्ट्र की एकता और शक्ति में वृद्धि, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना और बढ़ाना, उसके बाद जितनी शक्ति है उसका विस्तारित करना। 11वां है स्पाचियो विटाले, ये राइट साइड में आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर जो डार्क रेड है वह इटली का तब का वास्तविक शासन क्षेत्र था। उसके बाद जो मीडियम रेड है वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम जो भूमि अर्जित की थी उसका क्षेत्र है। उसके बाद जो लाइट आपको रेड दिख रहा है वो जो इनका स्पाचियो विटाले जो है सो विचारधारा थी, यानी कि ये अपना भूमि का यहाँ तक होने का दावा करते थे और अपना विस्तार यहाँ तक करना चाहते थे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ कि फासिज्म जो ये विचारधारा, इसे समझने के लिए पहली बात तो ये कि इसका जो निर्माण किया है बेनितो मुसोलिनी, या फिर फादर ऑफ फासिज्म कह सकते हैं, बेनितो मुसोलिनी को समझना, इसका जो जीवनी है, अगर हम इसको समझेंगे तो हम जो है फासिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरा जो है वह है एडोल्फ हिटलर, ये दोनों ही मुख्य है फासिज्म से, इनका जो संबंध बहुत ही अधिक है। और मैं बेनितो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर का जीवनी पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है। सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, मे भी हो सकता है थोड़ा सेकंड वीक या फर्स्ट वीक तक हो, पर होगा अप्रैल में ही। तो बेनितो मुसोलिनी 27 से 28 अक्टूबर 1922 की रात में उदार प्रधानमंत्री लुइसी फैक्टा के इस्तीफे और फांसीवाद सरकार की नियुक्ति की मांग करने के लिए लगभग 30,000 फांसीवादी ब्लैक शर्ट पहनकर रोम में एकत्रित हुए। 28 अक्टूबर की सुबह राजा विक्टर इमैनुअल III मार्शल लॉ सरकारी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिससे लुइसी फैक्टा को इस्तीफा हो गया। राजा ने मुसोलिनी को नई सरकार बनाने का अधिकार सौंप दिया। 25 से 27 के बीच 1925 से 27 के मध्य में मुसोलिनी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति पर सभी लगभग संवैधानिक जो प्रतिबंध है या पारंपरिक प्रतिबंधों को खत्म कर दिया और एक पुलिस राज्य का निर्माण किया। हिंडनबर्ग कार्यालय में एक संक्षिप्त समारोह में मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया। जर्मनी में अधिकांश हिस्सों में पुलिस नियंत्रण हासिल करने के लिए हिटलर ने मंत्री पदों पर जोर दिया। 2 अगस्त 1934 को कैबिनेट में लॉ कंसर्निंग द हाईएस्ट स्टेट ऑफिस ऑफ द रिच अधिनियम किया गया। इस कानून में कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्यालय समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी शक्तियों को चांसलर के साथ मिला दिया जाएगा।
इस प्रकार इटली में बेनितो मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर दोनों ने अपने जो सरकारी प्रतिबंध और पारंपरिक प्रतिबंध थे उसे हटाकर सारी शक्तियाँ और सारे सरकार का नियंत्रण वो अपने ऊपर ले लिया। अब हम इसमें देखें कि फासिज्म की भूमिका क्या रही। तो बेनितो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर का जो है तानाशाही, ये फासिज्म का देन है। दूसरी बात, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी शुरुआत जर्मनी ने की और इसके पीछे क्या विचारधारा थी, तो वह फासिज्म था। तीसरा बात कि इटली तथा जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना। चौथा, यहूदियों का नरसंहार, जिसे हॉलोकॉस्ट भी कहा जाता है, जिसमें हिटलर ने लगभग 6 मिलियन यहूदियों को एक गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया था। पांचवा है लोकतंत्र शासन का पतन। फासिज्म ने क्या किया कि शक्ति का केंद्रीकरण किया और जनता को अपना शासन चुनने का जो अधिकार है उसे खत्म कर दिया। फासिज्म का पतन हम देखें तो बेनितो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर, इन दोनों के मृत्यु के साथ ही फासिज्म का अंत हो गया। बेनितो मुसोलिनी को शूट आउट में मारा गया। लेक कॉम्बो जो एक प्लेस था वहीं पर अब एक प्लान के तहत सभी जो फासिज्म विचारधारा के लोग थे, इनके साथ और भी 3-4 नेता थे, उन्हें भी मारा गया था। उसके बाद एडोल्फ हिटलर खुद से सुसाइड किया था। तो इन्हीं दोनों के साथ फासिज्म का अंत हो गया था। हिटलर का मृत्यु जो हुआ था वह 30 अप्रैल 1945 को हुआ था, पर उसने मृत्यु से पहले अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन, जिससे वह प्यार करता था और जिससे वह 1929 के समय मिला था, उससे 28 अप्रैल के मध्य रात्रि को शादी किया। उसके बाद 30 अप्रैल को जब जो है सो मित्र राष्ट्र के सेना लगभग करीब थे, तब उसने सुसाइड कर